बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये विस्कोसिटी है। जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की कर रहे थे, उसमें सबसे पहले जो हमने सरफेस टेंशन किया, उसके बाद विस्कोसिटी जो है। विस्कोसिटी जनरली अगर देखा जाए तो ये जो है वो आप कह लें कि रिलेटेड टू द डेंसिटी जो होती है हमारी लिक्विड की, उससे रिलेटेड होती है। आम ज़बान में आप अगर देखें तो हम विस्कस लिक्विड्स उनको कहते हैं जो गाढ़े होते हैं, ठीक है। और जो नहीं इतने होते, उन मतलब जैसे जैसे विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, मोर विस्कस जो है वो लिक्विड होगा। और ये जो है टेम्परेचर के साथ जो है इसमें चेंज भी आता है थोड़ा बहुत। इसकी सिंपल सी अगर आप देखें एग्जाम्पल, तो आप वाटर देखें, उसको अगर आप देखें तो उसका फ्लो देखें और तरह का है। हनी ले लें, शहद जो है उसका फ्लो जो है वो और तरह का है। तो हनी जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की जो है वो कम होती है। सो देखते हैं कि इसमें इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है। Viscosity of fluid, that is a gas, a pure liquid or a solution, is an index of its resistance to flow. इट्स एक्चुअली विस्कोसिटी जो है ये रेजिस्टेंस टू फ्लो होती है, कि आप अगर किसी चीज को कोई चीज जो है वो फ्लो कर रही है, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, जो फ्लो कर सकती है, वो कितनी रेजिस्टेंस है उसमें फ्लो में। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर कोई आप लिक्विड फ्लो करता है, वो कितनी तेजी से फ्लो करता है, कितनी वो थोड़ी स्पीड उसकी जो है वो, रेजिस्टेंस अगर होगी तो डेफिनेटली उसका फ्लो जो है वो कम होगा। तो रेजिस्टेंस जो है ये कहाँ से मिलती है, ये लिक्विड लिक्विड जो है उसका हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह जो है वो फ्लो करता है, उसकी आपस में जो लेयर्स हैं उनमें होती है। और सेकेंडली जो आप जिस भी पाइप में या कोई कंटेनर है जिसमें ये फ्लो हो रहा है, उसके साथ भी हो सकती है। तो मेनली जो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये उस लिक्विड की आपस में जो है वो जो लेयर्स बाय लेयर जो फ्लो करता है उसकी बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस जो है अगर वो फ्लो में ज़्यादा होगी, उसका मतलब क्या है, फ्लो कम होगा, लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। The viscosity results due to the internal frictional forces of the liquid. लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, जो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन जिस दिन हम लिक्विड्स की या स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं। अब ये जो फ्लो करने वाले हैं, उनमें जो है वो रेजिस्टेंस होगी। सो ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो होगी लिक्विड के। सिंस इन एवरी लिक्विड देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस between the various molecules, therefore when a layer is moving faster than the other layer, then due to strong attractive forces there is a slowing down of the faster layer. Because of this property some liquids flow slowly than the others. अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है। अब इसमें से लिक्विड जो है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये लिक्विड का जो फ्लो है, अब जो लिक्विड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जो भी, उनमें हम कहते हैं कि आपस में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स, मसलन हमारे पास ये लेयर है, इसके ऊपर ये लेयर है, ये जब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स जो फ्लो करेंगी, तो उनके दरमियान, यानी एक लेयर के दरमियान और दूसरे लेयर के दरमियान इस तरह जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये भी उसी लिक्विड की लेयर है और ये भी उसी लिक्विड की जो है वो लेयर है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक्चुअली फिर उसको अट्रैक्ट करती है, मींस के उसकी उस जो फ्लो हो रहा है उसको वो रेजिस्टेंस वहां पे जो क्रिएट करती है। और इस तरह जो है वो इसकी फ्लोइंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब ये फ्लोइंग स्पीड जो है वो
सॉरी, सो फ्लोइंग स्पीड जो है ये डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट है, और ये डिपेंड करता है उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, या जो हम कह रहे हैं कि इंटरनल जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनके, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं, एंड हनी विच फ्लो स्लोली आर सेड टू हैव हाई विस्कोसिटी, while alcohol and water which flow rapidly are said to have low viscosity। ये हमारे पास देखें टैब में जो है वो ये तेजी से फ्लो कर रहा है, मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे जा रहा है, लेकिन इसकी जो है वो हनी है, इसकी आप देखें ये, तो ये फ्लो की जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी। ये जितना ज्यादा लिक्विड जो है विस्कस होगा उसकी उतनी फ्लोइंग स्पीड जो है वो कम होगी। So the phenomena of viscosity may be further elucidated by considering the flow of a liquid through a narrow pipe। अब हम जो है जो फ्लो है उसको आप कह लें कि एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करें कि जो लिक्विड है वो एक नैरो पाइप में से जो है वो फ्लो कर रहा है। अब जब लिक्विड जो है नैरो पाइप में से जो है वो फ्लो करता है, तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, या आप कह लें कि जितनी लिक्विड की लेयर हैं, वो एक वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव नहीं करती, उनकी स्पीड कह लें कि सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वॉल ऑफ द ट्यूब है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और जो लेयर हमारी आप कह लें कि ट्यूब की वॉल के साथ इन कांटेक्ट होगी वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी होती है, यानी उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, रुकी हुई है। अब अगर एक लेयर जो है वो रुक गई, तो उसने डेफिनेटली उसके साथ जो लेयर गुजरेगी उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा, और वो उसको भी स्लो डाउन करेगी। इस तरह जो नेक्स्ट है वो उसको स्लो डाउन करेगी, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रेजिस्टेंस जो वो कम होती जाएगी और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये पाइप है, ये उसकी वॉल्स हैं, इनको, ये हमारे पास जो है वो पाइप की जो है वो वॉल्स हैं, और ये अब इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो देखें आप, ये है हमारे पास, ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें कि ये लाइंस जो सॉलिड लगी हुई हैं डॉटेड जो है वो, अब ये कंसिडर हमने किया कि ये लिक्विड जो है वो इसमें से फ्लो जो है वो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ये जो लेयर है ये वॉल के बिल्कुल साथ है, ये हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होगी, स्टॉप होगी, रुकी हुई होगी, क्योंकि वॉल की रेजिस्टेंस है यहाँ पे और मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके साथ वाली जो लेयर है अब ये उससे ज्यादा फ्लो कर रही है, उससे तेज उसकी स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी तेज होगी। उसकी वजह ये है कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉल के साथ है वो रेजिस्टेंस इस लेयर और इस लेयर के दरमियान में नहीं है। लेकिन एक लेयर अगर रुक गई है तो उसने डेफिनेटली सेकंड जो लेयर है उसको स्लो डाउन करना है। अब उससे जो नेक्स्ट लेयर है अब ये स्लो हुई है, ये तो रुकी हुई थी और उसके साथ जो लेयर थी वो स्लो हो गई। अब ये जो ऑलरेडी स्लो हुई है वो उससे नेक्स्ट जो है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी और ये स्लो हो जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ये देखें वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, और ये सेंटर जो है हमारा यहाँ पे आके ये वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो आप अगर देखें तो जो लिक्विड का फ्लो है वो ये अगर हम देखना चाहें तो ये इस तरह है, ये यानी ये हमारे पास वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी वेलोसिटी इसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह ये है कि जो हमारी सेंट्रल लेयर है ये वाली, इसको रेजिस्टेंस सबसे कम मिल रही है। उसको डेफिनेटली उसको दोनों तरफ लिक्विड की रेजिस्टेंस है, लेकिन जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वॉल के साथ शुरू हुई थी इसी तरह नीचे भी यही होगा। यानी ये हमारे पास राउंड है, यानी पाइप है, तो पाइप में
एक्चुअली फिर जो जितनी भी वॉल्स के साथ उसकी लेयर होंगी वो ऑलमोस्ट हम उसको कहते हैं कि रुकी होंगी, या उनकी स्पीड जो है वो, उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। जैसे जैसे हम वॉल से जो है वो सेंटर की तरफ जाएंगे, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज जो है वो होती जाएगी, और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। सो इफ एस is the area of interface between the two liquid layers, dx is the distance between them, and dv the velocity difference between them। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल s जो है वो एरिया है। एरिया ऑफ इंटरफेस क्या होता है? एरिया ऑफ इंटरफेस ये होता है कि एक लेयर दूसरे के साथ कितना इन कांटेक्ट है, यानी कितनी वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और वो एरिया इंटरफेस हम कहते हैं जहां से एक लेयर दूसरी लेयर के साथ अटैच है। ठीक है, वो दो लेयर के दरमियान उसको हम इंटरफेस कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास dx जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन द लेयर्स, यानी एक लेयर के और दूसरी लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है। dv जो है ये वेलोसिटी डिफरेंस है दोनों लेयर्स का, जो उनमें होगा एडजेसेंट जो लेयर्स हैं। ये एडजेसेंट लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेस जाहिर है जो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं उसका ही इंटरफेस लिंक होगा। तो S जो है ये इंटरफेस है, एरिया ऑफ इंटरफेस। dx जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, और dv जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है, उन डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस है या चेंज इन वेलोसिटी है ऑफ द टू लेयर्स। अगर ये हमारे पास तीनों चीजें हों तो हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है required to maintain a constant velocity difference is directly proportional to s and dv and is inversely proportional to dx। टेंजेंशियल फोर्स वो फोर्स जो मेंटेन करने के लिए क्या कांस्टेंट वेलोसिटी डिफरेंस, यानी लेयर्स के दरमियान जो वेलोसिटी डिफरेंस आ रहा है उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो उसको हम F से जो है वो मेंशन करेंगे। वो एक्चुअली क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस एंड डी वी है, यानी जितना आपका इंटरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो ज्यादा होगी, और जितना उसकी वेलोसिटी ज्यादा है उतनी टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा होगी। जितना डिस्टेंस लेयर्स के दरमियान कम होगा उतनी जो फोर्स है टेंजेंशियल वो इनवर्स है तो वो कम होगी, यानी फोर्स कम है इट मींस डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास जो है इसमें जो चीजें हैं, इसको नेक्स्ट जो हम जो है टेंजेंशियल फोर्स जो है वो क्या होती है, ये भी अभी हम देखते हैं कि ये क्या होती है। अभी फिलहाल जो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो S है वो क्या है, dx क्या है, dv क्या है, और ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके हैं। ओके, सो F जो है जिसको हमने टेंजेंशियल फोर्स कहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के और dv के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dx के। इसको अगर आप सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो सेपरेट भी इसको लिख सकते हैं। ये हमने जस्ट उसको जो है वो कंबाइन किया हुआ है, मींस के F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S एंड dv, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/dx। ठीक है, तो ये हम इसको जो कंबाइन करेंगे तो ये ही हमारे पास फॉर्म बनेगी। F इज प्रोपोर्शनल टू x/dx। इट मींस कि जो ऊपर होते हैं डायरेक्टली और जो नीचे होंगे वो इनवर्स में आएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास यहाँ पे जो F है ये ds और dv के है, और dx के ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब आ जाए हमारे पास S जो था ये क्या था? एरिया ऑफ इंटरफेस था। एरिया ऑफ इंटरफेस जो है वो क्या है? dv जो है ये तो चेंज इन वेलोसिटी है बिटवीन टू लेयर्स, डिस्टेंट लेयर्स, एंड dx हमने कहा डिस्टेंस जो है वो बिटवीन द टू लेयर्स, और F जो है वो हमने कहा टेंजेंशियल फोर्स जो है। ये टेंजेंशियल फोर्स जो है क्या होती है? ये एक्चुअली फोर्स एक्टिंग ऑन टेंजेंट होती है। और ये यहाँ पे देखें एक सर्कल है, अगर ये इस तरह हम देखें
तो ये फोर्स जो इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब ये जो हमारे पास लेयर्स हैं जो हमने यहाँ पे जो है वो सीधी लाइंस लगा के मेंशन की हुई हैं, वो एक्चुअली हमारे पास इस तरह की शार्प लेयर्स नहीं होती, मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनकी अगर आप मूवमेंट देखें तो ये इस तरह जो है वो लेयर्स होंगी, ठीक है। और जाहिर है हर लेयर के इस तरह आप टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, इसका टेंजेंट है, इसका ये है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स इसलिए है। और ये हमारे पास जो लेयर्स हैं उसमें बाकी जो एस था, ये इंटरफेस था। इंटरफेस ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेयर ये है और सेकंड लेयर जो है वो ये है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरफेस है, वो ये है जो इन कांटेक्ट है विद ईच अदर, ये है हमारे पास एस, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लेयर ये है और ये एक है, ये इन दोनों का एडजस्टेंट जो है, इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी हम एडजस्टेंट की लेंगे, यानी अगर हम ये दो लेयर्स ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी हम लेंगे। अच्छा, इस केस में जो है वो एरिया ऑफ इंटरफेस जो है वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये लेयर है, तो ये जो है वो सारा आपका एरिया ऑफ इंटरफेस होगा। तो वो जो इन कांटेक्ट है, फोर्स जो है ये वो फोर्स है जो इनको जो इसकी वेलोसिटी को जो है वो लेयर्स की मेंटेन करने में एक्ट करती है। और ये एक्चुअली फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ही है जो एक लेयर की दूसरे के ऊपर होगी। लेकिन ये क्योंकि डायरेक्शन इसकी जो है वो इस तरह की है, तो इसको हम टेंजेंशियल फोर्स जो है वो कहते हैं। इस डायरेक्टेड टू टेंजेंट। सो हमारे पास जो डी वी, ये इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट लगाया है, इसको हम ईटा बोलते हैं। इसको जो है वो हम ईटा बोलते हैं। ये जो है हमारे पास अ, ये जो है ये ईटा है, इसको इस तरह हम लिखते हैं। और ई टी ए, ईटा इसको जो है वो बोलते हैं। ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, जो हम यहाँ पे हमने कहा कि एफ जो है ये इसकी हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया और यहाँ पे ये कांस्टेंट लगाया। विद डी वी आवर डी एक्स इज नोन एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम कहेंगे ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है, इसलिए हम इसको ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। And eta is a proportionality constant known as coefficient of viscosity। ये eta जो है इसको हम proportionality constant कहेंगे और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देते हैं इस कांस्टेंट को। सो जो हमारे पास ये इक्वेशन 2.16 है, इसको हम इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ और एस डी एक्स ओवर डी वी। क्या किया है हमने ईटा को जो है वो हम इक्वेशन की जो राइट साइड थी उससे लेफ्ट साइड पे हम लेके आए हैं। ये अगर आप देखें तो इसको हमने ईटा को इधर शिफ्ट किया है और एफ जो है इसको इस तरफ लेके गए हैं। एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ओके ये ईटा जो है अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे, सॉरी, तो ये थोड़ा इस तरह हम करेंगे। ईटा को जो है वो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इस सारे फैक्टर को इस तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम ईटा शिफ्ट करते हैं तो वो फिर डिवीजन में चला जाएगा, 1 ओवर ईटा हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो ईटा की तो हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ईटा को एस एच रहने देंगे। जब ये सारा फैक्टर उधर जाएगा तो एफ जो है ये एस एच आ गया, एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डी वी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। और डी एक्स जो है ये भी यहाँ पे जो इधर डिवाइड हो रहा था
यहाँ पे वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये काम किया है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमारे पास 2.17 बनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा में बी डिफाइंड एज, इससे जो है वो हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास फोर्स, ये एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अब ये उलट होके, तो इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया टू maintain a difference of velocity between two layers in the liquid unit distance apart। जब हम यूनिट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस जो है वो कोई डिस्टेंस नहीं, हम उसमें हम जो है वो यूनिट जो है वो यूज करेंगे, जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया है कि कितने एरिया के ऊपर फोर्स है। इसी तरह जब हम यूनिट डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है वो यूनिट्स में यूनिट जो है वो उसका होगा एज अ गिव एट अ गिवन टेम्परेचर। और इसमें टेम्परेचर जो है गिवन मींस के कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारे पास टेम्परेचर है उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से विस्कोसिटी जो है उसमें फर्क पड़ता है। उसकी फ्लोइंग आप ये अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हनी लेके जो है वो आप देखें कि नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है आजकल, उसमें अगर आप शहद जो है उसको उसकी फ्लूइडिटी चेक करें, उसको फ्लो करवा के देखें, अगर आप थोड़ा सा हीट करें तो देखें वो आपको फील होगा कि इसकी अब विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, यानी इसका गाढ़ापन जो है वो कम हो जाता है और वो तेजी से जो है वो फिर फ्लो करता है। यूनिट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4.17 जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, इसमें जो हमारे पास CGS सिस्टम है, जो CGS सिस्टम में F जो है उसको हम यहाँ पे डायंस में लेते हैं, dx क्योंकि डिस्टेंस है तो ये सेंटीमीटर्स में होगा, dv जो है ये वेलोसिटी चेंज है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगी कि एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर जो है वो उसकी चेंज हो रही है। एंड s जो है ये क्या है, एरिया है, तो ये स्केयर में आता है, तो इस CGS सिस्टम में सेंटीमीटर स्केयर में जो है वो होगा। सो ईटा जो है इसमें हम सिंपली F की जगह पे डायंस, ये cm और नीचे cm स्केयर, cm और s ये cm पर s यानी सेंटीमीटर पर सेकंड जो है इसको हमने जस्ट डिवाइड करके इस तरह जो है वो लिखा है। अब हमारे पास जो इसके फाइनल बनेंगे वो डायंस पर सेंटीमीटर सेकंड जो है वो आएंगे। तो एक डायंस जो रहता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्केयर के इक्वल होता है, तो ये उसकी जगह हमने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो लगाया। और इसको फिर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट आएंगे। तो ये हमारे पास जो यूनिट है ये हमारे पास CGS सिस्टम है, और द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज दस डायंस पर सेंटीमीटर सेकंड, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये यही जो है डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ये है हमारे पास जो है विस्कोसिटी के यूनिट, या हम जो हमने ये कन्वर्ट किया है ये यूनिट, जो इन दोनों को हम जो है हम पॉइज कहते हैं, पॉइज। तो हमारे पास अगर आप देख सिंपली CGS सिस्टम में हम कहें कि जी हमारे यूनिट जो है वो ईटा के उसको क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास पॉइज है। अब आ जाए कि ये जो है वो ये चेंज कैसे आया, इसको हम देख लेते हैं। अ, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कि जी ये किस तरह जो है वो यूनिट्स हमने जो है वो किए हैं। इसमें देखें ये जो है सिंपल पहला ये इसके बाद ये जो है ये कैसे आएगा, ये हमारे पास
डायंस जो है इसको मैं जस्ट dy लिखूंगा, dyn, चले लिख लेते हैं dyn, और यहाँ पे था cm, ठीक है। और इसकी जो डिवीजन है वो अगर हम खत्म करें, इसकी जो डिवीजन है वो अगर खत्म करें, तो ये जब cm है, ये जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/cm स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं cm पावर -2, नीचे इसकी पावर +2 है, ऊपर जाके ये पावर इसकी -2 हो जाएगी। अब आ जाए एक cm पर सेकंड जो है ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, s क्योंकि इसकी प्लस यहाँ पे नीचे है, जब हम उसको उलट के लेके जाएंगे तो s ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो cm है ये डिवाइड होगा, तो डिवीजन में है, डिवीजन में से खत्म करेंगे, इसके साथ अगर लिखेंगे तो cm पावर -1 यहाँ पे लगाएंगे, अब इनको आप देखें, ये जो cm है ये पावर +1 है, और ये जो cm है ये पावर -1 है, तो +1 -1 cm ये खत्म हो जाएगा, यानी प्लस ये cm पावर 0, तो किसी की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बाकी हमारे पास देखें, ये जो है बच जाएगा डायंस पर सेंटीमीटर सेकंड। ओके, अब यहाँ पे 1 डायंस जो था उसकी जगह पे हमने 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लगाया है, तो उसको हम यहाँ पे अब कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम अब ये इसके साथ जो है वो हम करके देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे बनी। यहाँ पे जो है हमारे पास, हमने डायंस की जगह पे जो चीज पुट की वो था ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकंड, यानी s पावर -2 पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पुट किया है, और ये जो पोर्शन था ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। डायंस की जगह पे हमने ये वैल्यूज पुट की हैं, बाकी उधर ही है, तो वो ऐसा ऐसा साथ आ जाएगा cm पावर -2 s, ये s की पावर जो है यहाँ पे +1 है जो हमने नहीं लिखी हुई, इस cm की पावर +1 है, और इस cm की पावर ये जो है ये एक दूसरा जो है ये इसकी -2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये +1 -2 के साथ खत्म हो जाएगी, तो ये बाकी हमारे पास -1 बचेगा, यानी +1 -2 इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आएगा, ग्राम जो है वो सच आ जाएगा, cm की पावर कितनी रह जाएगी -1, और s की भी आप देखें -2 +1 है, तो s की भी -1 आएगी, और ये हमारे पास जो है वो बचेगा। तो इस तरह जो है ये यूनिट जो है वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं डायंस पर सेंटीमीटर सेकंड, या हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो कहेंगे, ये दोनों ही जो है वो, यानी अगर आपके पास हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड तो उसको हम 1 पॉइस कहेंगे, या 1 डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड जो है इसको हम जो है वो पॉइस जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें जो सिस्टम जो है इसमें जो हमारे पास है, इसमें हम फोर्स F जो है उसको न्यूटन्स में कहते हैं, dx जो है वो मीटर्स में लेते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं,
और इसमें फिर जो हमारे पास यूनिट्स बनेंगे ईटा के वो न्यूटन, मीटर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे डीवी जो है ये एक्चुअली डीवी के जो यूनिट होंगे वो मीटर पर सेकंड आएंगे। ठीक है, तो ये हम उसी तरह हमने जहाँ पे जो है वो एफ की जगह पे एन लगाया, एस की जगह पे, यानी जो हमारी इक्वेशन थी उसको अगर हम यहाँ पे लिख के दोबारा से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। यानी इक्वेशन ये थी ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर एस मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर dv। तो हमने हर एक के जो है वो यूनिट जहाँ जहाँ पे जो है वो लगाने हैं। एफ की जगह पे हमारे पास देखें न्यूटन आ गया, एस की जगह पे एरिया है, मीटर स्क्वायर आ गया, डी एक्स जो है वो चेंज इन डिस्टेंस है वो मीटर्स में हम लेंगे, और ये हमारे पास जो है वो मीटर में आ गया। इस तरह डीवी जो है ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो एम ओवर एस आ जाएगा। उसी तरह जैसे हमने पीछे जो है वो किया था, इसको आप देखें तो ये जो पावर्स हैं उस जब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी तो क्योंकि हमारे पास ये जो ऊपर जाएगा ये -2 होगा, ये मीटर ऊपर जाएगा ये -1 होगा, तो -3 + 1 जो है ये हमारे पास -2 ये न्यूटन पर मीटर सेकंड जो है वो आ जाएगा। इसको अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ये वाली जो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो कैसे आया है। हमारे पास जो न्यूटन था वो एस सच उसके साथ मीटर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है जब हम उसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इस m की मीटर स्क्वायर जो है ये पावर +2 से -2 हो जाएगी, यहाँ पे ये +2 है। उसके बाद हमारे पास ये है मीटर पर सेकंड, इसको जब हम उलट करेंगे s जो है वो एस ऊपर आ जाएगा और m की पावर जो है यहाँ पे +1 जो है ये -1 जो है वो इसकी पावर हो जाएगी। अब -1 -2 ये m को अगर हम देखें तो इसमें ये सारी m की वैल्यूज हैं, n भी ऐसे ही आएगा और s भी सच ही आ जाएगा। अब टोटल हमारे पास जो m है इसकी पावर +1 है और ये अगर हम ऐड करें तो इसकी पावर हमारे पास -3 है, ठीक है। और ये +1 -3 ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास न्यूटन पावर -2 बच जाएगा और साथ है इसके एस, तो ये हमारे पास ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अब 1 न्यूटन जो है ये हमारे पास होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, ठीक है। हमने न्यूटन की जगह पे ये 1 किलोग्राम मींस किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये जो है ये न्यूटन की जगह पे हमने पुट किया। ये पावर एस की जो थी यहाँ पे -2 है, ये +1 है, तो ये +1 -2 पावर -1 रह जाएगी। इसी तरह m की +1 -2 -1 रह जाएगी, तो ये हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है ये इसके यूनिट बनेंगे ईटा के एसआई सिस्टम में। दिस इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है इसको हम 1 पास्कल सेकंड भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसके एसआई सिस्टम में जब यूनिट्स आएंगे। बाकी ये जो हमारे पास पॉइज जो हमने पीछे किया था उसको अगर आप देखें तो 1 पॉइज जो है वो 10 पावर -1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, या 0.1 पास्कल जो है वो सेकंड होगा, ठीक है। तो पास्कल सेकंड जैसे हमने पीछे इस सारे को जो है वो पॉइज कहा था, यहाँ पे इस सारे को हम 1 पास्कल कहेंगे, यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है ये क्या है, ये 1 पास्कल है, पास्कल सेकंड है। या इसको जो है वो अगर हम कंपेयर करेंगे पॉइज के साथ तो ये 0.1
पास्कल सेकेंड जो है उसके इक्वल होता है 1 पॉइस। तो ये यूनिट है उनकी कुछ कन्वर्जन्स हैं कि जिसमें हम जो भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी विस्कोसिटी की, तो इन दोनों में से किसी एक यूनिट में उसको जो है वो हम मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा ये छोटी सी एक टर्म है फ्लूइडिटी। ये एक्चुअली विस्को या जो हमारे पास विस्कोसिटी है और उसके उसी से रिलेटेड है, या उसके आप कह लें कि सिंपली जो है हमारा जो विस्कोसिटी का जो हमने कोफिशिएंट किया था उसके ये उलट होती है। फ्लूइडिटी मींस के कितनी जो है वो फ्लो करती है। विस्कोसिटी जैसे हमने कहा कि वो रेजिस्टेंट टू फ्लो है, ये फ्लूइडिटी जो है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम फ्लूइडिटी में लेते हैं कि कितनी तेजी से वो फ्लो कर रहा है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इज नोटेड बाय फाई, इसको हम कहते हैं। सो सिंपली हमारे पास जो फ्लूइडिटी है जो फाई इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा होगी। इट इज मेजर ऑफ विद विच अ लिक्विड कैन फ्लो, कि कितनी तेजी से जो है वो एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है। तो एक्चुअली ये एक टर्म ही है जो विस्कोसिटी के उलट है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज फ्लूइडिटी। ओके, विस्कोसिटी से रिलेटेड हमारे पास एक दो टर्म्स और हैं, इसको हम लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट ये दो तरह की फ्लो टाइप्स होती हैं जिसमें हम कह सकें कि लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। लेमिनर फ्लो जो है इसको हम न्यूटोनियन फ्लो भी कहते हैं। फॉर लुमिनर फ्लो और न्यूटोनियन फ्लो मींस लेमिनर और न्यूटोनियन फ्लो ये सेम है। इसमें होता यह है कि all particles of the liquid move parallel to the tube and the velocity increases regularly from zero at the wall to maximum at the center। जो हमने कहा कि वॉल के साथ उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ये जो है वो इंक्रीज होती रहती है, और जैसे हमने पीछे देखा कि सेंटर में जाके वो जो लेयर होती है ट्यूब में या पाइप में, वहां पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर ये सारी लेयर्स पैरेलल चल रही हो तो इसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। इफ दिस कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। यानी दो तरह की हमारे पास फ्लो है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, पाइप है जिसमें से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये सारी लेयर्स पैरेलल हैं तो ये हमारे पास लैमिनर फ्लो है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। ओके, यूजफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो इज प्रोवाइडेड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये एक 2r v बार डी ओवर ईटा जो है, ये एक आप कह लें कि एक इक्वेशन है या एक फार्मूला है जिससे हम जो है वो इस फ्लो को चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होगा या लैमिनर होगा। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, v is the average velocity of liquid and d is the density of the liquid। ये हमारे पास ईटा है, ये उसकी विस्कोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे r जो है वो जो भी हमारे पास ट्यूब है जिसमें से वो फ्लो कर रहा है, जो पाइप है उसका रेडियस आ जाएगा। v जो है ये लिक्विड की वेलोसिटी होगी। d जो है जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी आएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे जब हम लगाएं इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इफ द नंबर इज लेस देन अबाउट 2000, अगर हमारे पास इसका आंसर जो है वो 2000 से कम आए, वी हैव लैमिनर फ्लो। ठीक है, अगर हमारे पास जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू 2000 से कम आए तो हमारा ये फ्लो क्या होगा, लैमिनर फ्लो होगा। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 3500 द फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर ये 3500 से वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। Intermediate values between 2000 and 3500 में company either type of flow must be determined experimentally। यानी अगर 2000 से 3500 के दरमियान यानी 2000 एंड 3500 इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू आती है, यानी 2000 से लेके 3500 के दरमियान अगर कोई वैल्यू आती है तो उसमें फिर हमें ये है कि वो हमें कंफर्म नहीं होता कि ये टर्बुलेंट फ्लो है या लैमिनर फ्लो है। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, मसलन डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ द ट्यूब और उसकी जो विस्कोसिटी है वो आपके पास अगर हो, तो ये आप रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके अगर वो
उसका जवाब जो है आपके पास उसका आंसर 2000 से कम आ रहा है तो फिर वो आपका लैमिनर फ्लो है। अगर 3500 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन अगर इन बिटवीन आता है तो फिर हमें एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाइंड करना पड़ता है कि ये हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है या लैमिनर है। ये इसके अगर हम देखें तो स्केच है कि लेमिनर फ्लो जो है वो कैसा होता है। जैसे हमने कहा था कि जी ये हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनिमम होगा, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, आस्ते आस्ते इंक्रीज होके ये सेंटर में जो है ये मैक्सिमम होती है। और लेयर्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। दो ही कंडीशन है कि लेयर्स पैरेलल हो और यहाँ पे सेंटर में जो है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। तो ये हमारे पास इस तरह का जो फ्लो है ये उसकी शेप बनेगी, ये लैमिनर फ्लो होगा। यानी अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो ये आपको इस तरह का एक लेयर जो है वो फ्लो करती हुई नजर आएगी। तो इसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। इसके मुकाबले में दूसरा जो हमने कहा कि हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें आप देखें लेयर्स पैरेलल नहीं है और वेलोसिटी यहाँ पे अगर ज्यादा भी है तो वो एक ऑर्डर के साथ नहीं है, ठीक है। लेयर्स भी पैरेलल नहीं है, ये लेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस लेयर की डायरेक्शन ये है, इस लेयर की डायरेक्शन ये है। तो अगर वो पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली उनमें ये जो लैमिनर फ्लो वाली कंडीशन है वो भी नहीं होगी। तो इस तरह के फ्लो को हम जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, ये रैंडम फ्लो है। और जो सीक्वेंस लेयर्स पैरेलल के साथ होगा वो लैमिनर फ्लो होगा।